हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। योर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और आज की बात क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एग्जाम जो अभी आप देखे हैं, दैट्स द इकोनॉमिक एग्जाम ऑफ टुडे क्लास 12। तो यार ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, हम सीधा आंसर्स पे आते हैं। तो क्या आंसर्स दिख के आए आप प्लीज चेक करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन्स। Yeah, set number 3, class 12th economics paper. The first answer, that is, sir, the deficit include interest payment by government on the past loans, fiscal deficit. प्लीज यहाँ पे अपने अपने आंसर्स चेक करते रहना, एक एक चीज को लिख लेना गाइस। तो इसका आंसर है हमारा फिजिकल डेफिसिट। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक जिसको काउंट कर सकते हैं, इन्वेंट्री सर माल पड़ा हुआ है, तो आपने कहा सर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कम अप टू द थर्ड, टू रिड्यूस क्रेडिट अवेबिलिटी इन अ इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में क्या कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास, बाय सिक्योरिटीज ओपन मार्केट। सर ओपन मार्केट में सिक्योरिटी कब बेचता है, पहला क्लियर कर लेते हैं। रिड्यूस क्रेडिट अवेबिलिटी, मार्केट में क्रेडिट कम करना है, तो ये तो नहीं होने वाला। सेल सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, यस। अब क्रेडिट अवेबिलिटी जब मार्केट में क्या करेगा, जब उनकी सिक्योरिटी को बेचेगा तो अपनी सिक्योरिटी खरीदेंगे, इससे मार्केट में कैश कम हो जाएगा और जो मार्केट में रिड्यूस करेगी क्रेडिट अवेबिलिटी को। तो नेक्स्ट आंसर इज आंसर नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू। कौन सा ऑल्टरनेटिव ठीक नहीं है जहां अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे पास। पहला केस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एड इज नॉट इक्वल टू एएस। पहला, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकेंड, दे एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इकोनॉमी। एक्सेस प्रोडक्शन कैसे हो सकती है जब अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस तो नहीं हो सकती। सर हमारा आंसर आ चुका है। सो हियर इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू, ये हो गया हमारा सेकंड। कम अप टू नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर पेमेंट। इनमें से कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, क्वेश्चन नंबर 5। द आंसर इज स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट्स। तो गाइस सीधा आंसर बोलते हैं यहाँ, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट, ये फैक्टर पेमेंट नहीं है। फैक्टर पेमेंट वो होती है जो हम काम करते हैं उसके बदले जो हमें मिलती है, दैट्स द फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, वो फैक्टर पेमेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो होपफुली अभी तक आपने आंसर लिखे, एक बार थोड़ा फीडबैक देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका है फिजिकल डेफिसिट, नंबर 2 ट्रू है, नंबर 3 सेकंड पार्ट होगा सेल सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, देन कम 4 द सेकंड पार्ट देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इकोनॉमी। Number 5, now which of the following true is not scholarship? Number 4. Come up to question number 6. State whether the following statement true or false. Margin requirement is raised by central government to increase supply. True. Come on next one. If the marginal propensity to save MPS, marginal propensity to save is 0.25 and the initial change in investment is 250 crores, 250 करोड़ है, देन फाइनल। अब आपका तो 250 करोड़ हमें हो दिया 0.25, तो सर के निकाल लेते हैं 1/MPS, ये आ गया 1/4, तो यहाँ आ गया 4 हमारे पास, वहां से 1/4 इंटू अगर हम करते हैं, हमें आंसर निकालना है तो वी नीड टू डू मल्टीप्लाई बाय 250, द आंसर वुड बी 1000 करोड़। तो ये आपका आंसर आ गया 1000 करोड़। कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 8, कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कांट बी सेपरेटेड, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनटू फैक्टर्स इंक्लूडिंग सम मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आप सेपरेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेपरेट द मिक्स्ड इनकम। दोबारा क्लियर करते हैं, कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कांट बी सेपरेटेड इनटू वेरियस फैक्टर इनकम कंपोनेंट एज मिक्स्ड इनकम। कम नेक्स्ट वन, डिफाइन पब्लिक गुड्स। सब पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। Everything that has been available for everyone is known as public goods. Sir, आप बोलते हो पब्लिक गुड में बसेस हो गई, ट्रेन हो गई, मेट्रोज हो गई, पब्लिक पार्क्स हो गए, दीज ऑल आर फॉर एवरीवन। तो हमारे पास आ गया कंबाइंड फैक्टर विच इज द पब्लिक गुड्स आर दोज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। कम नेक्स्ट वन,
रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। गाइस ये तो आप पढ़ते आए हैं, तो यहां हमारा आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें चॉइस दी आपको, कह रहा है व्हेन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक, इसको साथ साथ लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और दिया हुआ आंसर आपने लिखा होगा पक्का। When nominal gross domestic product GDP is 850 crores and the price index is 170, gross domestic product GDP will be, सब फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, हमारे पास क्या है सर, हम जानते हैं PI प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। तो नॉमिनल इनकम हमें दी हुई है, रियल हम निकाल लेंगे, डिवाइडेड किया, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 170 का, द आंसर वुड बी 500। प्लीज चेक योर आंसर गाइस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शनल आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11, आप आते हैं 3 मार्क्स पे गाइस, और ये आंसर प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कहता है सब्सिडीज टू दी प्रोड्यूसर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट, इसको ट्रांसफर पेमेंट मानना चाहिए। अब आप इसके फेवर में हैं, इसके अगेंस्ट हैं, बिकॉज डिफेंड और रिफ्यूट टू द गिवन सिचुएशन विद अ वैलिड रीजन। सब्सिडी सही, ये वो बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती है आपको, प्रोड्यूसर्स को चीजें यूज करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसने बोला कह रहा प्रोड्यूसर शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट, इसको ट्रांसफर पेमेंट माना चाहिए। तो इसके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, सॉरी टू से यू, आप टैक्सेस पे करते हैं, आप टैक्सेस पे करते हैं, इसलिए आपको सब्सिडी दी जाती है, स्पेशली टॉकिंग टू प्रोड्यूसर्स, इट्स नॉट कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स होता तो आप डेफिनेटली बताते हैं कि हाँ इसको हम ट्रांसफर पेमेंट मान सकते हैं, लेकिन ये वन साइडेड नहीं है। व्हेन यू आर इन रेगुलर प्रोडक्शन प्रोसेस तो आपको सब्सिडीज मिलती है उस चीज पे। तो आप इसकी स्टेटमेंट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद अ सॉलिड रीजन, और लीस्ट 2 रीजंस देने आपने। कहता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स, दूसरा कौन आता है हमारे पास, सर गवर्नमेंट आती है जो काम कर रही होती है। 2 सेक्टर मॉडल, रिमेंबर गाइस 2 सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, फैक्टर इनकम लेते हैं उनसे, गुड्स एंड सर्विस देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। यहाँ पे बैंक्स में क्या करते हैं, अपने सोर्सेज को डिपॉजिट करते हैं और बैंक से लोन्स लेते हैं। सेम यही प्रोड्यूसर सेक्टर भी करते हैं, बैंक्स में अपने डिपॉजिट रखते हैं और उनसे क्या करते हैं, अपने लोन्स ग्रांट करवाते हैं। तो गाइस ये था 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, एंड आई होप आपने ऐसा ही किया होगा। जंप अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एट एफसी। तो हमारे पास आंसर था, इंटरेस्ट दिया हुआ है या आप पहले लेंगे, देन कॉम्पोजिशन एम्प्लॉइज दिया हुआ है दैट इज 700 प्लस 3000, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस कोई जरूरत नहीं है इसको लेने की, देयर इज नो नीड टू गेट दिस। देन कहता है रेंट एंड प्रॉफिट, सर ऑपरेटिंग सर्विस का पार्ट है, डेफिनेटली लेंगे हम 700, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट नो नीड, तो ये आ गया 700 प्लस 3000 प्लस 700 इट बी 4400, 4400 है आंसर आपका। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजीएस्ट पेपर आई एवर सीन माय लाइफ। कम ऑन नेक्स्ट वन, कहता है इन अ गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 13, इन अ गिवन फिगर देयर इज अ गैप नोन एज अ केटी। अगर आप गैप देखते हो, गैप कौन सा दिया आपको, वो गैप दिया जो इन्फ्लेशनरी गैप है, जहां पे 80 दिया और गैप दिया आपको। आपके पास पेपर होना चाहिए गाइस, यू मस्ट हैव अ पेपर, जिस पेपर में आप इस फिगर को देख रहे हैं, तो फिगर हाईलाइट करिए इस गैप को, इस गैप को आपने पूरा अच्छे से क्लियर करना है। ये क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड जहां पे हमारे पास क्या रही है, मोर देन एग्रीगेट सप्लाई फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये शो करता है इन्फ्लेशन को। स्टेट द 2 फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। अब कौन से 2 मेजर्स हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को मार्केट में कम करते हैं। सर एडी को कम करने के मार्केट में क्या किया जाता है, सर आप कहते हो बैंक्स को बोलते हो सीआरआर बढ़ा दी जाए, बैंक्स को लोन देने से कम कर देते हैं, रीजन मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा है तो उसको कम करना है, सारे के सारे प्रोविजन आपने देने। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सेशन इज द इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये पिछला क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा है, टैक्सेशन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ा देते हैं। अब इसका रीजन क्या है, टैक्सेशन, सर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज आपने नाम पढ़ी है, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हैं जो आंसर देना आपने, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। तो फिस्कल पॉलिसीज के हम पॉइंट्स बताने आपने, किस तरह टैक्सेस को हाईलाइट किया जाएगा द मोर इनकम ग्रुप के ऊपर, ताकि जो गैप बिटवीन द इनकम है उसको कम किया जा सके। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर्स एंड सुपरविजन। सर कौन कौन से फंक्शन लिखे, पहले तो आप सेंट्रल बैंक का यूज बताओगे, रोल बताओगे, देन फर्स्ट आप बताएंगे कस्टेडियन ऑफ कैश,
दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, द कस्टोडियन ऑफ कैश। अब आपने लिखा है नहीं लिखा प्लीज चेक करना। नंबर 2 लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, या द सेंटिमेंट इज लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। देन एडवाइजरी टू कमर्शियल बैंक, सही एडवाइजरी का रोल प्ले करता है कमर्शियल बैंक के लिए, जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। देन कम टू नेक्स्ट वन, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ये हर बैंक को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी देता है। तो ये वो 4 पॉइंट्स है जो आपको मेंशन करना था। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 16। सर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग। प्लान इन्वेस्टमेंट 1000 की दी आपको, सी डिवाइड 50 प्लस 0.5y। अब आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से याद है। डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सर इक्विलिब्रियम लेवल एट इक्वल टू एस। अच्छा बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम इसमें करना है कि हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना और आंसर निकालना है। हमारे पास है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सेविंग इक्विलिब्रियम। सर फॉर्मूला याद है आपको, कौन सा फॉर्मूला है, ए डी इक्वल टू सी प्लस एस। अब यहाँ पे आपने सी के लिए क्या, ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया। इज द इजिएस्ट आंसर वी आर हैविंग। तो आप कैलकुलेट करते हैं, द टोटल सम कम आउट टू बी 300। होपफुली आपने कर लिया होगा। कम अप नेक्स्ट वन, डिस्कस द वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला क्वेश्चन, इफ एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो हम क्या करते हैं, मतलब जहां पे एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है तो उस केस में क्या क्या मेजर्स लाने। सेकंड, एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट आर लेस देन एक्सचेंज सेविंग। सर दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज सेविंग। अब हमें एक्सचेंज क्या है उसको क्लियर करेंगे, उसके क्या इंपैक्ट आते हैं वो यहां बताने आपने। तो ये था हमारा आंसर नंबर 16। कम अप टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, द क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द फॉल इन यूएस डॉलर एंड इट्स डिमांड। सर फॉल कहता है किसी भी चीज की मार्केट में डिमांड कम होना। जब उसकी मार्केट में डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी कम होगी। अब उसका सेगमेंट क्या आएगा मार्केट पे वो एक्सप्लेन करना था। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, याद है आपको ऑटोनमस और अकोमोडेटिंग, मेरी वीडियो थी उसके ऊपर। आपने कहा सर ऑटोनमस किसी तरह की हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट याद होगी आपको, तो यहाँ उस पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। आई होप ये आपने लिखा होगा। कम अप टू सेक्शन बी, दोबारा से चेक हो जाओ अपने ऑब्जेक्टिव टाइम आंसर चेक करने के लिए। पहले तो पहला क्वेश्चन, जीएलएफ विद रिस्पेक्ट टू पीपल्स रिपब्लिक टू चाइना रेफर्ड एज ग्रेट लीड फोरम। ग्रेट लीड फोरम, द आंसर ग्रेट लीड फोरम, क्वेश्चन नंबर 18। कम अप टू नेक्स्ट, state whether following true or false. GATT was established in 1923 with 48 members. Sorry guys, it's a false statement. Next, which of the following countries initiated the process of economic reforms in 1991? सर 1991 में तो इंडिया ने क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था। द आंसर इज बी, इंडिया। कम नेक्स्ट वन, क्या द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन was targeted to protect the industry? It is targeted to protect domestic. सर डोमेस्टिक या बोलो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दोनों में से कुछ भी लिखा है आंसर ठीक होगा। देन कम नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ स्ट्रेटजी टू सस्टेन डेवलपमेंट। सर कौन सी चीज सस्टेन डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं की जाती? यूज ऑफ बायोगैस की जाती है, यूज ऑफ सोलर पावर बिल्कुल है, यूज ऑफ हाइड्रो पावर बिल्कुल, यूज ऑफ थर्मल पावर नो, दिस इज नॉट। द आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 23। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन चाइना और पाकिस्तान? पाकिस्तान, नो डाउट ऑफ इट। जंप टू नेक्स्ट वन, डैश इज वन ऑफ द मेन पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया? रेलवेज, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। कम नेक्स्ट वन, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 इंडिया वाज रैंक्ड 180th पोजीशन। रॉन्ग। अगर 18 की बात करें इंडिया स्टैंड्स ऑन 130, और अगर मैं 2019 की बात करूं तो 121। Now next one, if a construction site manager hires 2 workers on daily wages basis, such a situation is covered under informal। क्योंकि अगर फॉर्मल होगा तो कम से कम 10 मेंबर चाहिए हमें, तो 2 हैं तो सर कंस्ट्रक्शन साइड और ऊपर से इनफॉर्मल कराएगा। जंप टू नेक्स्ट वन, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स आर फाउंड इन रूरल और अर्बन एरियाज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। सर ग्रेटर प्रोपोर्शन चाहिए तो रूरल एरियाज। द आंसर नंबर 27। कम नेक्स्ट वन, दैट इज वेरी इजी। इसमें कंपेयर करना है चार्ट को, एनुअल ग्रोथ रेट दिया था पॉपुलेशन का और जेंडर रेशियो बताया होता।
कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंडिया एंड चाइना। तो सर हमें इसको कंपेयर करके बताना था, उनके एनुअल ग्रोथ रेट बतानी थी और उनका जेंडर रेशियो बताया। 1.2 हमें दिया इंडिया का, जहां पे 9:9 हमें दिया हुआ है जेंडर रेशियो, वेयर चाइना में 0.5 और 411। अब इन दोनों के कंपैरिजन को हाईलाइट करना थ्रू दिस बेसिस। कम ऑन नेक्स्ट वन, डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। सो व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? इंडिया में वर्कफोर्स इनफॉर्मल है पूरी तरह। जैसा अभी हमने क्वेश्चन में देखा, जहां में 2 वर्कर हायर किए गए, 6 वर्कर हायर किए गए, तो उसके कॉन्सेप्ट को बताना है कि वर्कर्स को हर वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं की जाती। नेक्स्ट, स्टेट द 3 चेंजेस, आई रिपीट, 3 challenges faced by rural development in India. Lack of money, lack of structure, infrastructure नहीं है वहां पे, then lack of education। 3 चीजें तो ये हो गई आपकी, बेसिक आंसर लिख सकते थे आप। Come on next one, modernization as a planning objective shows are determining with the employment generation. Justify the statement. You need to define modernization and the features of modernization in this particular answer. Straightforward answer type. Then come on next one, state twofold motive of the systematic destabilization of Indian industry in British era। ब्रिटिश एरा में इंडियन इंडस्ट्री के क्या हालात थे, वो सारे के सारे पॉइंट बताने फ्रॉम द सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पावर सेक्टर इन इंडिया। पावर सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये 3rd चैप्टर था जहां पावर सेक्टर को हाईलाइट किया गया था और हमें बताया सर्विस सेक्टर में। अब पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है हमारे पास, उसके बाद द बेसिक फैसिलिटीज एंड द पावर इंप्लीमेंटेशन, उनको बताना है आपने। कम टू क्वेश्चन नंबर 32, इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। डिस्कस ब्रीफली 2 साइलेंट फीचर्स इंडियन प्री इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। सेम आंसर एज वी डिस्कस अर्लियर। चॉइस क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड इक्विटी एंड ग्रोथ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इंडियन इकोनॉमी। इक्विटी एंड ग्रोथ बोथ आर द synonymous concept but in a different manner you need to mention them। और 2 पॉइंट्स चाहिए आपको यहाँ पे। Come on next one, distinguish between green revolution, golden revolution। So green revolution था जहाँ immense increase in food grains in 1980s और 90s, उस फेज को पूरा बताना था, फूड क्रॉप में हमारा साथ। जब हम बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, इट्स ऑल अबाउट द इमेंस इंक्रीज इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन सच द क्रॉप्स एंड द व्हीट एंड अदर, ये सारे बताए थे आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज वुमेन्स हेल्थ बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न्स इन इंडिया? द चेंज दैट टेक प्लेस इन 90s और 2000 के बाद जो हमारे पास चेंजेस है उन सबको मेंशन करना है। कम अप टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, क्रिटिकली एग्जामिन द रिजल्ट्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। सो सारे के सारे पॉइंट बताने, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या हुआ, कहाँ इंप्लीमेंट, उसके चेंजेस क्या क्या है, किन किन चीजों को बताएगा। देन जंप टू लास्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, उज्ज्वला योजना हैज बिकम गेम चेंजर रूरल इंडिया। सो उज्ज्वला योजना थी कौन सी? आधे बच्चों को जाओ समझ नहीं आया। ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो उठा के जनरल से ला दिया। सो प्रधानमंत्री ने गैस के सिलेंडर बांटे थे एलपीजी टू द पुअर रूरल वुमेन स्पेशली, दैट इज नॉन द उज्ज्वला योजना। उसने क्या क्या गेम चेंजर का रोल प्ले किया। द पुअर कैन एक्सेस द एलपीजी एंड द अदर रिसोर्सेज, तो उसको हाईलाइट किया गया। कहते हैं इसमें टारगेट क्या है, वो सारे अपने पॉइंट बताते हैं। एंड दिस इज 3 मार्क आंसर। इकोनॉमिस्ट बिलीव इंडिया शुड स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, दैट्स ट्रू। इट्स अ जनरल क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे आपने सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना था। तो आई होप यहाँ पे आपने आंसर्स मैच कर लिए। वेयर एज मैटर सर सेट 1 या सेट 2 की बात करें तो आंसर्स ऑलमोस्ट सेम थे। एज आई वाज हैविंग द पेपर ऑफ द सेट 3, तो मैं वहां से करके आया और ये थोड़ा लेट हो गया। रीजन क्या था, आई वाज बिजी समवेयर। तो गाइस आप अपने आंसर मैच कर चुके होंगे। होपफुली पेपर आपने अच्छा किया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।